स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद कौन सा है? तेज के बाद सतपुड़ा भी हमारे जिले में आता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क यानी पचमढ़ी वाला, पचमढ़ी वाला भी हमारे जो पचमढ़ी सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो भी हमारे इसमें आता है। तेज भी आता है हमारे, दो नेशनल पार्क। तो देखिए 3 जिलों में आता है, ये नोट करिए उसको, आप क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। और उसके अलावा क्या है कि ये जो अभी मैं और भी बताता हूँ थोड़ा सा। और ये पेंच नेशनल पार्क कितने जिलों में आता है? पेंच नेशनल पार्क, जल्दी जल्दी छात्र कोई। और तीन किसने बोला? हाँ तो 3 बता दो, नाम बताओगे तो 2 चॉकलेट। 3 सामने आओ बेटा, सामने आके बोलो। आजा बेटा, सामने आओ। सामने आओ। छोटी है तो कहाँ पे पीछे क्यों हो? सामने आके वहाँ से घुस जाए इधर अंदर।
आ जाओ और सामने। हाँ हाँ, अब बताओ नाम बताओ, तीनों जिलों के नाम बताओ जल्दी 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 भाई, समय अपने पास कम। छिंदवाड़ा जिला, हाँ बैतूल जिला, गलत है। नहीं और तो कोई गलत है, पेच वाला तो और कोई जल्दी जल्दी बताओ। देख कोई नहीं बता पाएगा। हैं? आता है। और 3 जिले हैं ना, छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला और अरे यार नहीं छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला और नागपुर जिला, 3 जिले। नोट करिए। महाराष्ट्र का भी एक जिला उसमें आता है, ठीक है। तोतला रोड बांध जो बना हुआ है ना, वो दोनों की बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र। और जो तोतला दो बांध बहुत बड़ा है, उसका जो पानी पीने के लिए कहाँ तक सप्लाई होता है, नागपुर तक, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं हमारे, उनको पीने के काम भी आता है। उसमें बहुत सारी मछलियों का उत्पादन भी होता है, लेकिन वो मछली उसकी जो पिच बंदी है महाराष्ट्र में बंदी है, महाराष्ट्र की बाउंड्री पे है जाते कोई भी मछलियों को वहाँ से पकड़ या निकाल नहीं सकता। क्यों कि बस जब भी कोई वन्य प्राणियों का शिकार होता है, आपको मालूम है अपराध कायम होता है कि नहीं, पकड़ के ले जाते हैं फॉरेस्ट वाले, उनको अंदर करते हैं। तो किसी भी वन्य प्राणियों को, इसलिए वहाँ पर जो मछली है तोतला डो में, वो भी वन्य प्राणियों के अंतर्गत आती है, वन्य प्राणियों की श्रेणी में आती है। तो वहाँ पर भी मछलियों का शिकार करना प्रतिबंधित है। तो कितने हो गए ये? 2 नेशनल पार्क लिए अपने। तो इसमें अब एक बात, सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आपको थोड़ा सा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, वैसे मैं बस समझाने की कोशिश करूँगा, है ना, कि आप लोग समझ जाए क्या है ये जो जितने नेशनल पार्क है जो बनाए गए हैं ना, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये मोरखाट का जंगल, यहाँ से प्रस्ताव जाते हैं, घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार, दिल्ली वाली सरकार, कि ये जो है नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके नियम कानून बहुत ज़्यादा कड़े हो जाते हैं। आपको इसके अंदर प्रवेश करना भी बहुत मुश्किल, मतलब प्रतिबंधित रहता है ना, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे जो झाड़ों की कटाई वगैरह करते हैं ना, तो झाड़ों की कटाई वगैरह करते हैं, वो भी प्रतिबंधित रहते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री बना सरकार ने की, बहुत सारे कितने नेशनल पार्क हैं हमारे, 10-11 हैं। वो अभी मत देखो, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि पर्यटन चालू हो गया। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन क्या होता है? पर्यटन किसको बोलते हैं? बताओ पर्यटन किसे को बोलते हैं? पर्यटन किसको कहते हैं? पुस्तक में पढ़े होंगे ना। पर्यटन यानी जो हम लोग घूमने जाते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं पर्यटन। जैसे कि आपका लीलाई फाल जो है ना, वो धुआंधार, वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, वो कहलाएगा पर्यटक स्थल। और जो वहाँ पर लोग जब हम घूमने का जो पूरा चलता है ना गतिविधि, उसको बोलते हैं पर्यटन, ठीक है ना। हिंदी शब्द है ये, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टूरिज्म, है ना, टूरिज्म। तो ये पर्यटन करने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। कहाँ? नेशनल पार्क वगैरह में, सभी जगह जाते हैं जहाँ पर अच्छे दर्शक, जैसे देवगढ़, तो देवगढ़ जो किला है ना, तो हम पर्यटन और वो पर्यटक स्थल है, ठीक, वो स्थल कहलाया, यही स्थल कहलाया। ऐसे ही ये जितने नेशनल पार्क है पर्यटक स्थल है, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इसको इसलिए बनाया था, सबसे महत्वपूर्ण ये देखो, सरकार या वन्य प्राणी उतने में तो कम से कम सुरक्षित रहे, इसे धीरे धीरे बढ़ाते, पहले एक नेशनल पार्क बनाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो बनाते जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारा ये क्षेत्र भी कभी नेशनल पार्क के अंतर्गत आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि कटाई होती चल जा रही है, वो समझ नहीं रही है, तो हो भी सकता है ना। तो इसमें नेशनल पार्क में कोई कटाई वटाई नहीं हो। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपत्ति उठाई कि जो नेशनल पार्क के अंदर जो है, जब ये जिप्सी वगैरह जाती है तो वन्य प्राणियों को बाधा पहुंचती है, वन्य प्राणियों को बाधा पहुंचती है ना, उनके रहने में, आवास में दिक्कत जाती है, तो उनकी वृद्धि बाधित होती है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना जिसको, जानते हो? इधर जाए, सब लोग मिलकर जाए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जहाँ जहाँ नेशनल पार्क है उनसे जवाब मांगा, ये क्या है, क्या इससे सही बात है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सही है, बाधित होते हैं।
तो वही इसकी व्यवस्था। तो यहाँ पर जो आपने नेशनल पार्क घोषित किया है, इसमें पर्यटन बंद करो आप। कि हम और दूसरा क्षेत्र और भी बढ़ाते हैं, तो हम पर्यटन वहाँ करेंगे, वहाँ करना बंद करेंगे। जैसे तो उन्होंने क्या किया कि वो क्षेत्र जो है बफर, उसको बफर जोन के नाम से एरिया उसको बना। जैसे मान लीजिए हमारा ये बफर जोन जो है, इनने सरकार ने क्या किया फिर कि इसको एरिया को, जैसे मान लो यहाँ तक था नेशनल पार्क, यहाँ ये बाउंड्री, अब इसमें हम जिप्सी जा रही है, वन्य प्राणी मतलब बाधित हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको और बढ़ा दिया है ना, ज़्यादा क्षेत्र पर उसको भी मतलब बाउंड्री लगाई, तो वहाँ पर भी कोई कटाई फटाई या बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। उसको क्या कहते हैं? बफर जोन। अब बफर जोन, ध्यान से सुनो आप लोग, बफर जोन मतलब वो क्षेत्र नहीं है जो पहले मतलब घोषित हुआ था, ये बफर जोन बढ़ाया गया। तो इसलिए बढ़ाया गया कि पर्यटन अब ज़्यादा, वहाँ पर जो बाउंड्री है, जो हमारा पहले का नेशनल पार्क है, जो बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ कोई तार की फेंसिंग नहीं है, वहाँ से वन्य प्राणी घर भी जा सकते हैं, घर के इधर भी आ, ठीक है ना। तो ये बफर जोन बनाया। अब बफर जोन में क्या है कि जैसे बफर जोन इधर है ना, तो धीरे धीरे अब जैसे इधर जिप्सियाँ जा रही है, तो धीरे धीरे इधर कम करेंगे, जिप्सियों को रोकेंगे, धीरे धीरे कम करते चल जाएंगे, और जब इसमें अच्छे वन्य प्राणी दिखने लगेंगे बफर जोन में, तो वहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर होगा पर्यटन। तो ये बफर जोन क्या काम कर रहा है? बफर जोन क्या काम कर रहा है? जैसे हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं कि नहीं, मोटरसाइकिल पे जब चलते हैं ना अपन, तो जब कोई गड्ढा आता है तो गाड़ी जाती है गड्ढे के अंदर। मान लो इतना बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है तो गए, फिर तो छोटा गड्ढा आएगा ना, तो गाड़ी जैसे ऐसे जाएगी, लेकिन उचक जाती है गाड़ी, है ना, और वो हम लोग समझ जाते हैं। तो वो उचकाने वाला कौन रहता है? उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर, शॉकअप। शॉकअप होता ना जो, तो क्या बोलते हैं वो जो रहता है ना, मोटरसाइकिल दोनों तरफ लगा रहता, ऐसा 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 होते रहता, उसको शॉकअप भी बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर उसका पूरा नाम है ना। तो वो शॉक एब्जॉर्बर यानी झटके को बर्दाश्त करने वाला। तो इसी तरह से जो बफर जोन होता है कि नहीं, तो ये जो हमारा कोर जोन है, यहाँ पर हम सुरक्षित रखना है वन्य प्राणियों को, तो ये जो पहला झटका ये इधर बर्दाश्त करता है, कौन? बफर जोन जो बनाया है ना। तो बफर जोन किस लिए बनाया गया कि हमारे ये कोर जोन के, या इसको कोर जोन बोलते हैं, जो पुराना नेशनल पार्क है जो, तो कोर जोन के वन्य प्राणी सुरक्षित रहे, ठीक है ना। एक ये भी बना दिया बफर जोन, और दूसरा ये इसको एक मतलब जैसे देखो आप लोग इधर बेहतर देखो, एक नेशनल पार्क इधर है, इधर विश्वा के आगे से लगा हुआ है, इधर क्या है, इधर क्या है, सतपुड़ा है ना। तो इनके बीच में भी वन्य प्राणियों को आने जाने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र देने का योजना बन चुकी है, और वो उसको उस पर अमल भी हो रहा है। उसको बोलते हैं कॉरिडोर। कॉरिडोर यानी क्या होता है कि एक रास्ता, कॉरिडोर यानी रास्ता, तो यहाँ के वन्य प्राणी वहाँ चले जाएंगे, और यहाँ के इधर के इधर। तो कुल में अब ये क्या हो रहा है कि जब इधर के प्राणी इधर आएंगे, तो निश्चित रूप से उनमें जो उससे बच्चे पैदा होंगे इधर के, तो वो थोड़ा स्वस्थ मजबूत हों, है ना, और इधर के वन्य प्राणी रहेंगे, इनसे बच्चे जो होंगे वो उतने मजबूत। ये भी एक उसके पीछे, लेकिन उनको सीधा यहाँ से वहाँ जाने का स्थल हो जाए। अपन अंदर चलो। बेटा ये लाइन से आओ, लाइन से आओ, एक एक करके। नदी आ गई एरिया सर, वो वाला नदी वाला तुम देख के आओ, उसके बच्चे बैठे ना है, उस ऊपर चढ़ जाओ, दिख जाए। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था है।
खड़े रहो बेटे जरा सो जस कहते हैं उससे अरे क्यों है वो उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल रहता है पत्तियों में। एक मिनट, तो सिलसिलेवार मतलब दे जाने कर दूँ तो इनसे मैं उगलवाऊंगा ना तभी इनको याद रहेगा, अन्यथा याद नहीं रहेगा, है ना। इसलिए मैं बार बार मतलब उनसे पूछता हूँ। तो ये बताइए आप कि हरे पेड़, उनमें तो ये हरे पेड़ अच्छे लग रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदे हैं? हरे पेड़ अच्छे लग रहे हैं मतलब ये अच्छे हैं, कहने का मतलब अगर हम काटने की बारी आएगी तो हम पहले वो जो हरे नहीं हैं उनको काट देंगे और जो हरे हैं उनको नहीं काटेंगे, ऐसा ही है ना। अच्छे लग रहा है का मतलब। तो इनमें क्या खासियत है हरे पेड़? बहुत ध्यान देने वाली बात। सही भी होगा तो ठीक है, गलत भी होगा तो ठीक है, बताइए, बोल के बताइए। 10वीं वाले सबने पढ़े हैं हरे पेड़ छाया रहती है। और देखिए मैं प्लीज़ फिर से मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी स्टाइल में आप उसको उनसे पूछिए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, है ना। वो क्या होगा कि टूटेगा, अब मैं टूटे मेरा ध्यान भी उधर जाएगा आपकी तरफ, है ना। नहीं आप सुनिए, पढ़िए आप लोग, देखिए आप, है ना। मेरा कोई ऐसा ये नहीं कि आप लोग क्या है कि सूखे जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना हरे वाले, ये ज़्यादा दिनों तक हरे रहेंगे, उनमें पत्तियां ज़्यादा दिनों तक रहेगी। तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे, जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय, जो ज़्यादा दिन इनमें पतझड़ आने वाला है। किनमें? सागौन में पतझड़ 4-5 महीने पतझड़ रहेगा उनमें। और ये जो हरे पेड़ हैं इनमें 1-2 महीने रहेगा, 1 आध महीने। तो जितने दिनों तक के साल भर में जितने दिनों तक के जिनमें ज़्यादा हरापन रहता है, ज़्यादा हरी पत्तियाँ रहती है, पतझड़ कम होता है, कम समय के लिए होता है, वो पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सागौन वगैरह तो केवल फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है ना। पहले हम सागौन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, उनका वृक्षारोपण भी बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन आजकल जो है जब हम सागौन का वृक्षारोपण करते हैं तो उसके साथ साथ हरे रहने वाले पौधों को भी, पेड़ पौधों को भी उसमें बीच में लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करते हैं। अब ये हरे रहने वाले पेड़ों में और कौन से नाम आते हैं आपके? जल्दी बताओ कौन से जल्दी। नीम, हाँ, और आम, पीपल, बरगद, आम, नीम और जामुन, है ना। ये सब सारे के सारे पेड़ आते हैं ना, तो इतने पेड़ आते हैं। तो ये पेड़ जिस गांव में भी ज़्यादा रहते हैं, 5 पेड़ 5-6 पेड़, उस गांव का स्वास्थ्य, वहाँ पर बीमारी कम आती है वहाँ, ठीक है ना। इसलिए जो ध्यान से बस ध्यान देंगे आप लोग तो बीमारी वहाँ कम आती है। तो इसलिए हमको हमारे गांव में ज़्यादा पेड़ कौन से लगवाने चाहिए, जो ज़्यादा दिनों तक के हरे रहे, ठीक है ना। तो ये मकसद यहाँ पर मेरा मतलब जो खड़ा करके, एक और मकसद था लेकिन यहाँ मैं खड़ा नहीं रहूँगा, ये दूसरा मकसद है, वो ऊपर से हम बताएंगे उसको, है ना। हाँ, तो ये जो सारे पेड़ हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं ना आपको। अब ये पलसा है ना। पलसा में एक थोड़ा सा रोचक जानकारी दे दें। एक सीताफल दिख रहा है। सीताफल तो यहाँ का बहुत बड़ा, 15-20 दिन के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस सीताफल को तो हमको बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको जंगल में फैलना चाहिए, बीज गिरे और लगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बड़ा रोजगार इससे मिलता है 15 दिन के लिए। और ये जो पलास है, ये पलास जो है क्या होता है मालूम है आपको? फूलता है ना लाल, तो एक साथ फूलता है पूरा का पूरा। तो जंगल जहाँ सब जगह बहुत ज़्यादा है, तो ये लाल दिखता है, लाल पूरा जंगल लाल दिखने लगता है। इसको इसीलिए क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, या फिर हम बेटे तुमको वापस कर देंगे। छोटे थे, हमने कहा चलो तुमको रुचि होगी तो हम लेके आ गए, नहीं तो हम अभी कंधे पे बिठा लेंगे किसी के और यहाँ से रवाना कर देंगे, है ना। तो ध्यान से सुनो, क्या बता रहा था मैं कि जो पलास का पेड़ है उसमें फूल निकलते हैं, वो लाल होते हैं, और एक जंगल में दिखते तो उसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या जंगल की आग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका बहुत सारे उपयोग है, इससे गोंद निकलता है, उससे काम आता है। लाख, इसमें लाख के कीड़े भी रहते हैं जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हो, अच्छी परिस्थितियाँ हो। फिर उसके अलावा इसकी जड़ों से रस्सी भी बनती है, ठीक है ना। और इसके पत्तल, दोना पत्तल भी बनते हैं ना, दोना पत्तल इसके भी बनते हैं, माहौल के भी बनते हैं। माहौल पहले हमारे यहाँ था, माहौल देखा है किसी ने? लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत कम हो गया, जाने की कगार पे है वो, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं उधर ऊपर।
75,000 तो पूरे जीव जंतु हो गए, और फिर 50,000 केवल कीट। ये जो मक्खियाँ होती है ना, ये कीटों से क्या फायदे हैं, ये अपने किसी ने मुझको नहीं बता पाए। जो कोई अभी बताने का इच्छुक है कि क्या कीट क्या करते हैं मुख्य रूप से। दुनिया में जितनी भी वनस्पति पाई जाती है, जितनी भी वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे, घास, छोटे पेड़, छोटे पौधे, है ना, उनमें से 75% वनस्पतियों का परागण, पॉलिनेशन केवल और केवल कौन करते हैं? कीट करते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 75% जो वनस्पति दुनिया में पाई जाती है, उनमें से 75% का बीज जो है कौन बनाता है? अगर कीट नहीं रहेंगे तो बीज नहीं बनेंगे। अब जैसे बहुत सारे फसलें हैं, अनाज है, वो भी इसी में शामिल है। अगर ये खत्म हो गए, कीट खत्म हो गए, तो हमारा थाली का भोजन छिन जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे फिर और भी उसके साथ साथ जो दूसरे हैं पक्षी है, उनका भी भोजन छिनेगा, फल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कभी कीटों पर ध्यान दिया है क्या ऐसा? अब वो कैसे परागण कैसे करते हैं? परागण होता क्या है? क्या होता है परागण? अरे 12वीं वाले बताओ, परागण क्या होता है? 10वीं वाले बताओ, 10वीं रनिंग में है, बताइए। परागण, पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? अरे भाई, जो सभी वनस्पतियों में नर फ्लावर, नर पुष्प और मादा पुष्प होता है कि नहीं होता है? होता है। जो होता है मालूम है, होता है ना। तो नर फूल में क्या होते हैं? पुंकेसर होता है, पुंकेसर हिंदी में बोलते हैं। उसमें होते हैं परागकण, परागकण होते हैं, वो नर फ्लावर में होते हैं। और जब कोई उसमें कीट बैठता है या तितली बैठती है, तो वो उसके पैर में या उसके शरीर में वो परागकण चिपकते हैं और वो मादा में जाते हैं बैठने के लिए। तो वहाँ ओरी के पास में, अंडाशय के पास में छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर वो फिर दोनों मिल के बीज बनाते हैं, वो कुल मिला के फल बनाते हैं वो, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएंगे, बीज भी नहीं बन पाएंगे और फल भी नहीं बन पाएंगे। फल अगर बन भी गया तो बीज नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कुल मिला के कि कीट जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ना। अब उसके अलावा अब देखिए आप, कीट मच्छर भी कीटों में आता है। मैं बोला था ना कि मच्छर का भी बताऊंगा मैं आपको। मच्छर काटता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लेकिन इसके अलावा वो भले का काम भी करता है। क्या करता है वो? जो ये बांदा वगैरह होता नहीं झाड़ पे, बांदा बोलते हैं किसको? बांदा देखो, पेड़ के ऊपर दूसरा छोटा पौधा उगता है, उसकी हरी पत्तियां रहती है, उसकी जड़ें हवा में लटकती रहती है, हवा में लटकती है जड़ें उसकी, है ना। तो ये बांदा को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्किड बोलते हैं। ये मच्छर जो है, जितने जो मच्छर होते हैं ना, वो ये आर्किड फूलों, इसमें जो फूल लगते हैं बड़े सुंदर फूल लगते हैं, जिसमें आर्किड में बहुत सुंदर फूल होता है इसका, आर्किड। तो इसके फूलों का परागण कौन करता है? मच्छर करता है, ठीक है। और ये आर्किड की भी प्रजातियां हैं बहुत सारी। तबीयत खराब है? वो आर्किड की बहुत सारी प्रजातियां, अलग अलग प्रजाति के होते हैं आर्किड के पौधे जो होते हैं ना। तो कुछ प्रजातियां ऐसी है आर्किड की जिनका परागण केवल और केवल कौन करता है? कौन? मच्छर, केवल मच्छर करता है, और दूसरा कोई कीट नहीं कर सकता। मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात है, सोच लो आप। तो मैं तो एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही जो है और एक एग्जाम्पल है। जो उमर होती है ना, उमर में कीट घुसता है अंदर, वो भी जो है दूसरा कीट उसके अंदर घुस नहीं सकता, वही कीट घुसता है। उसमें भी जो उमर के फल दिखते हैं कि नहीं, जो फल जैसा लगता है, उसको तोड़ो अपन, उसमें से बहुत सारी मक्खियाँ, पंखी उड़ती ना, फिर अपन खा लेते हैं उसको। तो वो उसमें जो है एक वो जो पंखी घुसती है, वो मादा होती है, और वो उसका समय रहता है अंडे देने का। जिस समय वो घुसती है, वो घुसी, अंडे दिए, नर मादा वहाँ पर पैदा हुए, वहाँ पर जो है गुलर का
गूलर का फूल जो है वहां पर, गूलर का फल जो होता है ना, फल जैसा जो दिखता है, उसमें आधे में जो है, उसमें गूलर के फूल में, गूलर के फल में आधे में क्या होता है, नर फूल होते हैं और आधे में मादा फूल होते हैं। तो उसमें जो घुसती है जो घुसती है ना मक्खी छोटी सी, वो बच्चे पैदा करती है, वहाँ पर अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है, तो वो सब वहाँ पर उसका परागण करती है। अब उसके अंदर, उम्र के अंदर कोई दूसरी पंखी घुस नहीं सकती, ठीक है ना, वही घुसेगी तब उसका परागण, बीज बनेंगे, अन्यथा नहीं। अगर बीज नहीं बनेंगे तो उसका वंश नहीं बढ़ेगा, उम्र का वंश नहीं बढ़ेगा। और दुनिया कैसे चल रही है, कैसे जो वंश बढ़ते हैं ना उसी से चल रही ना। वंश अगर बढ़ना बंद होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा एक तो उम्र की बात, इसी तरह से जो पीपल है, इसी तरह से जो बरगद है, इनमें भी दूसरे प्रकार की जो छोटे छोटे जो मक्खियाँ रहती है वो उसके अंदर प्रवेश करती है, तब जाके ये बनती है, ठीक है ना। तो कीटों का ये महत्व है। कीटों की अति कौन, अति तो कौन समाप्त करता है कीटों की अति, बताओ। पक्षी। भाई इतना ऐसा याद रखो तो हमको भी मतलब ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ बताया तो याद रखा आप लोगों ने, है ना। तो कीटों की अति को ये हो गया, ठीक है। अब अपन जो है बंद कर, ये देखो नाखून ही है, देखो ना, उसके जो काटे पत्ती का रूप और उसके तने हैं जो दिख रहे हैं, जो हरा हो गया तो तने ने क्या कर दिया, हरा रूप धारण कर लिया, उसको परिवर्तित, वो तना काय में हो गया, पत्तियों में परिवर्तित हो गया। तो क्लोरोफिल किस में आया, तने में आया। ऐसा परिवर्तन इसलिए करते हैं कि इनको पानी की कमी होती है, ये रेगिस्तान के पौधे, ठीक है ना। आप लोग इधर का चेहरा करके बैठो, सही से बैठो, तो घूम के बैठो। हम लोग जहाँ पर अभी बैठे हैं, ये सब यहाँ पर ज़मीन दिख रही है आपको, ये दिख रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है जो, तो आपको यहाँ अच्छा लग रहा है कि वो उधर तो दिख रहा है वो जंगल, वो अच्छा लग रहा है, जल्दी बोलो क्या अच्छा लग रहा है। देखिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात मैं बता रहा हूँ, वो जो जंगल, ये जो पृथ्वी हमारी गोल है ना, बहुत बड़ी है पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी बीमार होती कि नहीं होती, बताओ। पृथ्वी बीमार होती है कि नहीं होती, उसको बुखार आता है कि नहीं आता, कैसे आता है बुखार, कैसे आता है। देखिए पृथ्वी को भी बुखार आता है ना। वहाँ हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा जंगल है, वो जंगल की तरफ थोड़ा सा बताइएगा ना। वो जो जंगल है बिल्कुल पीछे की तरफ में, वो जो जंगल है आपके, अच्छा लग रहा है ना। तो वो धरती क्या है, वो हमारी वहाँ की पृथ्वी जो है स्वस्थ है, उसको बुखार नहीं हुआ। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ना, उसको बुखार आ जाएगा या बुखार है। क्यों, कैसे बुखार है, ये अंदर से गर्म है, उधर ठंडा है। क्यों ठंडा है, क्यों गर्म है, जरा बता। क्या बोले, पानी कहाँ, वहाँ पर कैसे, क्या पानी, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे हो। अरे वहाँ पर छाया है तो नमी रहेगी ना, वहाँ पर ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये धरती क्या है, यहाँ छाया नहीं, तो ये गर्म है अंदर से। जो खोद के देख लो आप, वहाँ पर खोद के देखेंगे तो ठंडा निकलेगा। अब यहाँ पर भी थोड़े बहुत पौधे दिख रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ों पर अपन देखते हैं कि बिल्कुल ही मतलब पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है वहाँ, है ना। तो वहाँ पर बिल्कुल नंगा पहाड़ है, तो वहाँ की धरती बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी उसको बुखार। ये बुखार किसी का भी, चाहे वो हमको बुखार आए, चाहे मवेशी को आए, चाहे हमारी पृथ्वी मैया को आए, बुखार तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही रुचि वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बुखार जो है, जैसे हमको बुखार आता है, हमको बुखार आया
पास जाते हैं। तो डॉक्टर जो बुखार कम करने के लिए कौन सी गोली देता है, जरा कोई बताएगा? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल गोली वो देगा, तो जिससे हमारा बुखार जो है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन पूरा समाप्त नहीं होगा। फिर जो वायरल फीवर है, जो जांचने में आता है या वो जो समझता है, उसके हिसाब से 4 दिन का कोर्स लेगा, 5 दिन का कोर्स लेगा। उसके बाद तो अपन वो कोर्स लेंगे तो बुखार हमारा पूरी तरह से चला जाएगा। यानी पैरासीटामोल क्या है? टेम्परेरी, मतलब अस्थायी इलाज है ना, तुरंत के लिए। परमानेंट नहीं है वो। परमानेंट इलाज कौन सा है? वो जो 4 दिन का कोर्स लिया। अब देखिए बहुत सारे पहाड़ अब ये चला नाला बन रहा है, नाला यहाँ पर ये थोड़ा सा अब जगह भाई, अगर यहाँ पेड़ पौधे होते तो नाला भी नहीं बनता है ना। नाला बन रहा है क्योंकि नंगी ज़मीन है, नीचे सब पूरा सूखा है, इसलिए फटाफट मतलब नाला भी बन रहा है और पानी भी इसमें अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पेड़ पौधे होते तो पानी नीचे जाता। मान लीजिए पहाड़ी है या ये नुकसान है। अब यहाँ पर हम मान लो हमको तुरंत इसका इलाज करना है, ये धरती हमारी बीमार हो गई, बुखार आ गया, अब इसका इलाज करना है, तो कैसे इलाज करेंगे हम? तुरंत के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो इतने से लगाएंगे, फिर वो बड़े होने में कितना समय लगेगा? उसको 10-12 साल 15 साल लगेगी। तो तुरंत के लिए जो टेम्परेचर, जैसे कि पैरासीटामोल है, तो वो तुरंत के लिए इलाज करता होता है ना, उससे बुखार कम हो जाती है। तो इसके बुखार कम करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ये काम करेंगे, वृक्षारोपण भी चालू कर देंगे है ना इसमें। और उसके अलावा क्या करेंगे, हम यहाँ पर बांध बनाएंगे, उसको चेक डैम बोलते हैं अपन। ये छोटे छोटे बांध यहाँ बनेंगे, उससे क्या होगा कि पानी भी नीचे जाएगा। फिर ये कंटूर ट्रंक भी खोदते हैं हम लोग, नाली, छोटी छोटी नाली खोदते हैं, देखे होगा आपने जंगल में नाली खुदी रहती थी, तो वो नाली उससे भी पानी जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये नाली और ये क्या किया अपन ने, बांध बांधा है ना। तो ये क्या हुआ, धरती के जो बुखार को या तापमान को कम करने का टेम्पररी इलाज। क्या हुआ, इससे धरती का तापमान कुछ कम हुआ, यानी ये टेम्पररी इलाज। इसका जो परमानेंट इलाज है, जो स्थायी इलाज है, वो क्या है? केवल और केवल पेड़ पौधे। जब ये बड़े हो जाएंगे अपन ने लगाए तो ये इसका परमानेंट इलाज है, ठीक है ना। इसलिए धरती को कभी भी हमको बिल्कुल पेड़ पौधों से, यानी बिल्कुल पेड़ पौधे ना रहें तो वो उसके विपरीत परिणाम हमको झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये पृथ्वी को, फिर देखिए इसकी सब क्या होता है, जैसे नंगा पहाड़, नंगे पहाड़ पे मान लो पेड़ पौधे नहीं, पानी गिरा तो क्या होगा? पानी गिरा तो क्या होगा? पूरा नेकेड है, उसमें नहीं है। ये जो धरती का आंचल है भाई, ये पेड़ पौधे जो है ना, धरती का आंचल, क्या होगा? नंगे पहाड़ पे पानी गिरा तो क्या होगा? कुछ तो इमेजिन करो भाई। क्या? अरे बोलो, गलत सलत कुछ भी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। अरे मुंह में यानी तुम लोग बोलता, मैं सुन रहा हूँ और सही बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, वो पानी बोल बेटा, बह जाएगा, पानी बह जाएगा। और क्या होगा? पीछे भी आवाज आई थी क्या? और अरे मैं मेरे से डरो नहीं भाई, मैं मतलब लड़के लोग बोलो, है ना? नहीं बोलते, लड़के ही बढ़िया, लड़की तो बोलनी बढ़िया, बढ़िया है बेटा। आप लोग भी बोलो, बढ़िया है बेटा। बोलिए आप लोग बोलिए। अरे भाई वहाँ पर जो मिट्टी होगी, जो हमारी हज़ारों साल में मिट्टी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की बनती है मोटी, वो पूरी की पूरी मिट्टी नीचे आ जाएगी। कहाँ आएगी? जाएगी नाले में। मिट्टी जो है पूरी बह जाएगी। भूक्षरण जानते हो ना क्या होता है? मृदा क्षरण। तो वो बह के आ जाएगी और वो कहाँ जाएगी? नालों में जाएगी, नदियों में जाएगी। नालों में पहले जाएगी, नदियों में जाएगी छोटे। अब ये नदियों में जाएगी तो नदियाँ क्या होगी? उथली होगी। जो गंगा जी है, जमुना जी है, ये जो जितनी उथली हुई है ना, ये इसी कारण से उथली हुई है। और इसमें थोड़ा भी पानी आता है, थोड़ा भी कुछ आता है, ज़्यादा पानी हुआ तो क्या होता है कि पानी उसके अंदर मतलब समा नहीं पाता और वो फैल जाता है। और फैलता तो क्या होता है कि बाढ़, मतलब पूरी खेतों में बाढ़ आ जाती है, गाँव में चला जाता है। इसमें बहुत सारी जनहानि होती है और फसलों की भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन होगी। अच्छा, और दूसरा और चीज़, जैसे हमारे यहाँ की नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं।
इनमें बहुत सारे डोहो के नाम सुने हैं आपने? डोहो, डोहो किसको कहते हैं? डोहो किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, सब मालूम है लेकिन आप लोग बिल्कुल अरे हम लोग जो गड्ढा बन जाता है सर उसको डोहो बोलते हाँ, जहाँ पर पानी, जैसे बोलो ना भाई, सबको मालूम है, इनको मालूम है, ये रोज तैरने जाते हो। रोज तैरने जाते हैं। साहब ये बाग में जाते हैं, कौन कौन से डो जाते हो बताओ? चुपचाप क्यों बैठे हो भाई? बोलो क्या ना, बात? लड़के लोग ज्यादा जाते हैं सर, ये बता नहीं रहे। डोहो किसको कहते हैं? बता। अरे वो तो निकाल लो तुम यार, मास्क निकालो, ऐसा कर लो, मास्क निकालो। किसको कहते हैं डोहो? मास्क निकाल लो बेटा, यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मास्क की जरूरत डोहो किसको कहते हैं? जिसने भी मास्क जहाँ पर ज्यादा पानी देता है, जहाँ पर नहाते हैं हम लोग, जहाँ पर मवेशी ज्यादा दिनों तक पानी पीती है, जहाँ वन्य प्राणी ज्यादा दिनों तक पानी पीते हैं। बाग डो अब ये इसी तरह से इसी जगह है ये, बताओ देखे हो ना तुम लोगों ने? बस ठीक है। अब देखो डोह की बात कर रहे हैं अपन, जो अब ये मिट्टी आ रही है बह के, है ना, तो मिट्टी से क्या हो रहे हैं? डोह उथले हो रहे हैं। डोह में धीरे धीरे करके सब डोह भर जाएंगे अगर मिट्टी आना चालू रही तो, है ना। फिर ये डोह नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक तो मतलब क्या क्या उससे नुकसान होंगे। हमारे गांव में या छोटे छोटे गांव में स्विमिंग पूल है नहीं, है क्या स्विमिंग पूल? जैसे हम तैरना सीख जाएं, नहीं है ना, तो फिर तैरना हम सीखते कहाँ पर है? डोह में सीखते हैं। और डोह भी खत्म अगर हो गए तो फिर हमको तैरना ही नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं शहर में जाते हैं, मैं भी गया शहर में पढ़ने गया, और बोले यार तेरे को तो तैरना आता होगा? नहीं आता है, क्योंकि हम गाँव के, तो मतलब तो गांव के लोगों को कहने का मतलब शहर के लोग जानते हैं कि उनको तैरना। अब क्या है वहाँ पर, अब हम बोलेंगे नहीं भैया हमको तैरना नहीं आता, तो हमारे यहाँ डोह समाप्त हो। और इस किस कारण हो रहे हैं? वो पेड़ पौधे नहीं रहने के कारण, जो मिट्टी जो बह के आ रही है उसके कारण। फिर उसके बाद एक और बात है कि जल में जो जंतु रहते हैं ना, गहरे पानी में अलग प्रकार के जंतु रहते हैं, उथले पानी में अलग रहते हैं, उनकी प्रजातियाँ। तो गहरे पानी में रहने वाले जीव जंतु वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये बताया मैंने कि पृथ्वी को हमको बीमार नहीं करना है, नहीं तो इसका इलाज करने में हमको फिर सालों साल लगेंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे तब उसका तापमान कम होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर काम नहीं मिलता, है ना। पहले के ज़माने में आज से 25 साल पहले हमारे यहाँ पर क्या है कि महुआ, अचार, आंवला, सीताफल तो अभी और हरवा, बेहड़ा, है ना, भिलवा, ये सारे के सारे वनोपज, लघु वनोपज बोलते हैं इसको। जंगलों में ये सब सारी की सारी चीज़ें पाई जाती थी, है ना। तो जैसे ही हमारे यहाँ दीपावली के समय में जितनी हमारी बरसात की फसल है, तो किसान क्या करता था, जब ध्यान देंगे बेटे आप लोग, किसान मतलब सब आप ही लोग, हम ही लोग हैं सब, है ना, गांव में रहने वाले सब। तो किसान क्या करता था कि दीपावली के बाद में उसकी सारी की सारी फसलें कहाँ आ जाती थी? घर में, है ना। साल भर का उसने रख लिया या बेच दिया, हो गया, निश्चिंत हो गया। फिर उसके बाद में, पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में आंवला आ जाता, है ना, आंवला आता था, आंवले को बेच लेता था। नहीं, उसके तुरंत वो पहले ही उसके साथ में क्या आता था? सबसे पहले तो यहाँ सीताफल आता था, अभी भी आता है सीताफल, बहुत है सीताफल जंगल। सीताफल बेच लिया, 15 दिन का 20 दिन का रोजगार, अच्छा रोजगार मिल जाता था उसको। फिर उसके बाद में क्या आया? आंवला आया। फिर आंवला के बाद में क्या आया? भिलवा आया, भिलवा आता था ना। भिलवा के बाद में क्या आया? महुआ आया। महुआ के बाद में क्या आया? उसी दरमियान जो है आपके हर्रा भी आ जाता था और बेहड़ा भी आ जाता था। उसके बाद में महुआ के बाद में अचार आ गया, ठीक है ना। तो ये हमको अचार कहाँ गया? लास्ट में, बिल्कुल मई में आया। तो तब तक कि हमारा खेती बाड़ी करने के लिए, ज़मीन बनाने के लिए वो लोग पलायन जो करते हैं, जो बाहर जाते हैं, तो आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये तब तक के पहले के ज़माने में जंगल से, लघु वनोपज से, इसको कहते हैं लघु वनोपज, तो अचार वगैरह, जो महुआ वगैरह, इनसे रोजगार मिल जाया करता है। ध्यान देंगे जरा आप लोग, रोजगार इनसे मिल जाया करता है ना। और बहुत कम लोग जो है मजदूरी के लिए या काम के लिए बाहर जाया करते हैं।
लेकिन आज नहीं हो रहा। अब देखिए बहुत ही गंभीर, आप लोग छोटे हैं, आप लोगों के दिलो दिमाग में हम जब बताएंगे कोई चीज़ तो जल्दी आएगी, है ना। और आप अपने सबको बता भी सकते हैं ये चीज़ कि भाई देखिए ऐसा कि ये हम जो किस कारण से ये ऐसा भुगत रहे हैं। अब आप देखिए पलायन जो करता है, जो भी परिवार पलायन करता है, पलायन यानी काम के लिए बाहर जाता है, तो उनके साथ में बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, अब वहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितने सुरक्षित है नहीं है, जो भी वहाँ पर तो वो चीज़ तो बहुत। उसके बाद में जैसे कोरोना, अब अचानक कोरोना आया तो आपको मालूम है सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चले कोरोना काल में, तो कोई साधन नहीं मिला, फिर वहाँ से वापस आए, हमारे लिए व्यवस्था न व्यवस्था। तो पलायन का दंश जो है, पलायन जो है ना बहुत खराब। आप तो जब सोचो, आप कल्पना करो उसकी, कि पलायन करके जो बाहर गांव जाता है जहाँ पर घर बार कुछ नहीं है, वहाँ पर कहीं पर भी रह रहे हैं, तो कितना खतरनाक, कितना बेकार है ना। तो हमको पलायन नहीं करना। अब जब पलायन हम कब नहीं कर पाएंगे, जब हम यहाँ पर रोजगार तब, है ना। तो हमको ये बढ़ाना है, अगर सकता है जंगलों में क्या बढ़ाना है हमको, चार के पेड़ सब इनके प्लांटेशन करवाना है। अब आप लोग जो है ये मतलब जो सरकार से, वन विभाग से डिमांड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लगाओ, लेकिन लगाने वाली बात तो ठीक है, सुरक्षा है ना। तो ये जब तक कि हम इनको लघु उपज के झाड़ों को, जिनसे हमको रोजगार मिलता है, इनको बढ़ाएंगे, तब तक कि इनको पलायन या बाहर काम के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बताओगे, ये आया क्या पूरा? जी जी ये आ गया। अब इसके बाद में और देखो, अब देखो आप लोग जो है जीवन चलते हैं, मैंने उसके बारे में बताया, फल में अलग चलता है, इसमें सरल भाषा में बताया, समझ तो गए ना आप कि जीवन चलता है और एक दूसरे के बिना किसी का गुजर बसर भी नहीं है ना। तो जैसे सांप है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सांप नहीं होगा, जैसे बिल्ली नहीं होगी तो क्या होगा, बिल्ली नहीं होगी, सांप नहीं होगा तो क्या होगा, चूहे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही, चूहे बढ़ेंगे, है ना। सांप को कम करने वाला या बैलेंस करने वाला कौन है, सांप को कम, नेवला, और मैंने क्या बताया था, उल्लू, मोर, ये खाली है ना। इस तरह से मतलब ये जीवन पूरा चलते रहता है। तो किसी कीटों को कम करने वाला कौन है, कीट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, किससे, कीटनाशक से, ये बताया था मैंने आपको। तो कीटनाशक हमको उसका उपयोग बंद करना चाहिए। मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, वो भी कहाँ से मर रही है, कीटनाशक, है ना। उनकी संख्या जो है, उनके जो छत्ते कम हो गए ना, वो इसी कारण से, है ना। वो तो हमको कीटनाशक के बदले हमको जैविक कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हम पूरे किसी न किसी दिन हम लोग पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। कीट समाप्त होंगे तो दुनिया समाप्त होगी, ये बताया मैंने आपको। तो कीट को अगर ज़्यादा होते तो कम करने के लिए कौन है, पक्षी, बैलेंस करने के लिए पक्षी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी तरफ अभी हम लोग बात नहीं की, बिल्कुल सरल भाषा में बताओ। अभी हम लोग ये देखिए, पत्ती दिख रही, सूखी वाली पत्ती दिख रही ना, है ना, वहाँ लकड़ी भी दिख रही, सूखी वाली वो दिख रही है ना। और इधर ध्यान से बातें पढ़ना, मन करो उसको, तुम लोग तीनों ध्यान दे दोगे जब डिस्टर्ब नहीं होगा। लास्ट में क्यों डांट खा रहे हो, तो ये पत्तियाँ पड़ी हैं, इनका क्या होगा, डालियाँ पड़ी छोटी छोटी, बड़ी बड़े मतलब मोटे मोटे लटके पड़े हैं, इसका क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु भी मतलब मरते हैं। आपने बोला ना कि ये सड़ते हैं, मतलब मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं ना, तो मिट्टी में कैसे मिलते हैं, सड़ते हैं तभी मिलते हैं ना। तो सड़ते कैसे हैं, अब अभी क्यों नहीं सड़ रहे, पता है, जल्दी बताओ अभी क्यों नहीं सड़ रहे। अरे बोलो, मुँह से बोल, जोर से बोल दो, कौन बोला, क्यों नहीं सड़ रहे हैं अभी। अच्छा, कब सड़ेंगे, क्या बोले, बरसात में सड़ेंगे। तो बरसात में पानी गिरेगा, है ना, तो पानी से क्या सड़ जाएंगे, और कुछ चीज़ है सड़ाने वाली, क्यों,
आपने मिट्टी लगेगी, लेकिन वहाँ पर भी अपन नहीं पहुँच पाएंगे, मिट्टी लगेगी। अच्छा, होता क्या है, आपको जो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको सड़ाने वाले कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई, और उसके साथ साथ दीमक भी खाती है इसको, है ना। जो तने वने रहते हैं ना, दीमक खाती है, वो भी मिट्टी बनाती है खाने के बाद। लेकिन सड़ाने वाले कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई। ये सड़ाते हैं किसको भी सड़ा, सबको, मतलब जो जितने मरे हुए जितने भी चीज़ें रहती है, चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो। गर्मी के दिन में, जैसे अभी गर्मी के दिन है, इनके जो बीज है वो नीचे चले गए धरती के अंदर। क्यों चले गए? कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर जाएंगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर जाएंगे, वो अंदर है, इसलिए वो सड़ने की प्रक्रिया बंद है। जैसे ही पानी गिरेगा, जैसे ही पानी गिरेगा तो नमी आएगी, और नमी में वो एक्टिव हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, और वो सड़ाने लग जाएंगे, है ना। तो सड़ाएंगे तो वो फिर क्या बनेंगी? मिट्टी। तो मिट्टी पत्तियों से, पत्तियों के सड़ने से बनती है मिट्टी। मिट्टी यानी ह्यूमस, यानी खाद, पत्तियों के सड़ने से, और जीव जंतु रहते हैं छोटे, उनके सड़ने से, डालियों के सड़ने से, इनके सबके सड़ने से मिट्टी बनती है ना। और वो फिर मिट्टी किसके काम में आती है? आपके वो जो मैंने बताया जीवन चक्र जो चलता है ना, उस पर। तो सड़ाने वाले अगर नहीं रहेंगे, ये वाली जो कड़ी है ना, ये अगर नहीं रही ये कड़ी, तो कड़ी के जो चैन होती है ना, उसमें कड़ी अलग अलग होती कि नहीं, तो ये कड़ी अगर नहीं रही सड़ाने वाली, तो क्या होगा? मिट्टी नहीं बनेगी, पूरा ठप हो जाएगा कारोबार, है ना। तो अब देखिए आप, इसलिए जो है हम, मतलब जो कितने एहसानमंद है किसके? बैक्टीरिया के, फंजाई के। इसको कवक भी बोलते हैं ना, बैक्टीरिया, उसको फंजाई को। तो कवक के और फंजाई के, हम कवक के और बैक्टीरिया के कितने एहसानमंद है। वो सड़ाते हैं, वो अगर नहीं सड़ाएंगे तो दुनिया ठप हो जाए। और दूसरा चीज़ ये, जैसे मान लो जंगल है, मान लो किसी कारणवश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, कुड़ आवाज़ करते, कोई किधर डाल रहा है, कोई किधर, वो पड़ गया क्या? तो शांत रहो। क्या बता रहा था मैं? मान लो ये किसी तरह से यहाँ पर कुछ भाग में अगर नहीं है, खत्म हो गया। आग वाग जलती है ना, आग लगती है ना जंगल में, तो ये खत्म हो जाता है। तो ये 2-4-5 साल तक के, 2-3 साल तक के नहीं आते। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके बीज वहाँ सब मर गए। वो दूसरी जगह से भी जाएंगे तब वहाँ पर एक्टिव होंगे वो बरसात के दिनों में। मान लो कि कहीं उसको हमने समाप्त कर दिया, किसी तरह से मार, है ना, तो वहाँ क्या होगा बताइए? हमारा 50 हेक्टेयर या बहुत सारा क्षेत्र है, उसमें हमने इनको हटा दिया। इनको जो सड़ाने वाले, क्या होगा जल्दी बताओ? सड़ाने वाले जो बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं उनको ख़त्म कर दिया, तो क्या होगा? सड़ाने वाले अगर नहीं रहे वहाँ तो क्या होगा? मिट्टी नहीं बनेगी। और खेत में हम अक्सर देखेंगे जहाँ अगर हम लोग को जलाते उसमें क्या नहीं होता फिर? इसका बताओ आपकी, अगर मान लो ये मिट्टी और ये पत्तियाँ और डालियाँ नहीं सड़ी तो क्या होगा? इसका जवाब दो। एक तो मैंने मिट्टी नहीं बनेंगी, और दूसरा, अरे भाई पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ लग जाएगा उसका पूरा, वो लगेगा कि जब सड़ेगा नहीं तो फिर पहाड़ बन जाएगा उसका। तो हमारे जंगली जानवर भी नहीं चल पाएंगे, हम भी नहीं चल पाएंगे, और जो जीवन चक्र चल रहे हैं वो पूरे बाधित हो जाएंगे, पूरे रुक जाएंगे, है ना। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि छोटे से छोटा जीव और छोटी से छोटी वनस्पति भी हमारे जीवन जो चक्र चलते हैं ना सबके, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो मैंने एक राजस्थान का एग्जाम्पल आपको दिया, जहाँ पर टूटा हुआ जीवन क्यों है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, और जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर सारे के सारे जीवन सब अच्छे चलते, पानी सब कुछ। एक अब पानी पर आ रहा है, पानी, जल। ये जो नदी है कौन सी है? कन्हान नदी। यहाँ पर अपन बैठे हैं, कन्हान नदी। कन्हान नदी यहाँ पर बड़ी नदी, और कौन सी? पेंच नदी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो 90 के पहले मैंने देखा हूँ जो 12 महीने बहती थी। अब नहीं बहती 12 महीने, बहती है कि 12 महीने इसकी धाराएँ टूट जाए, है ना। होता क्या है और ये क्यों जिसकी धाराएँ टूट रही है? इसका साफ साफ कारण यही है, सीधा सीधा मतलब कि ये इसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ से इनका पानी आता है ना, जैसे इधर का पहाड़ है, इधर का ये नाले मिलते हैं, तो पेड़ पौधे कट गए। अब उनसे क्या नुकसान हुआ? मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर ठंडक रहेगी,
और तापमान कम होने से वहाँ पर बरसात ज़्यादा होगी। बताया ना मैंने। हाँ। अब ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कि इनमें कब तक के पानी बहता रहेगा। नदी नाले पानी गिरा, जैसे कि दिख रहा है पहाड़ आपको, इधर दिख रहा है ना पहाड़, इसमें पूरे पूरे आपको वो दिख रहे हैं, झाड़ दिख रहे हैं, है ना, झाड़ दिख रहे हैं ना, वो एक झाड़ और दिख रहा है, उसके बारे में बताने का रह गया, वो गोरा गोरा पेड़ दिख रहा है कि नहीं, है ना, वो उसके बारे में अभी बता दूंगा मैं, 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन मुझे पहले पूरा हो जाए। ये जो दिख रहा है आपको, तो पहले पानी गिरा, ध्यान से सुनिए आप लोग, पहले पानी कहाँ गिरेगा, पत्तियों पर गिरेगा। बरसात का पानी जून में चालू होता है, हमारे बरसात जून में चालू होती है ना, तो पानी गिरा, पत्तियों पर गिरा और डालियों पर गिरा, पत्तियों पर गिरा, डालियों पर गिरा, तो वो क्या होगा, उसकी गति धीमी पड़ जाती है, और वो जमीन में कैसे गिरेगा तो क्या होगा, टप टप टपकेगा ना, तो वो धरती के अंदर जाएगा, ठीक है ना, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सीधा बह के नदी में आएगा, धरती के अंदर नहीं जाएगा, और मिट्टी अलग बहा के लेके आएगा, ठीक है ना, ये तो समझा दिया था मैंने। अब वो टप टप गिरा पानी जमीन के अंदर गया, जून में बरसात चालू हुई, 1 महीना हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा, 5 फीट जाएगा, 10 फीट जाएगा पानी, 20 फीट, 25, 30, 40 फीट, 50 फीट चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा कि नहीं। अब वो धरती उससे पानी से, वो बरसात के पानी सरोवर हो गए, संतृप्त हो गई, है ना, तो संतृप्त हो गई तो क्या, जब पानी और गिरता ही जाएगा तो नीचे से पतझड़ बनेगी। आप लोगों ने देखा होगा जब पहाड़ी पे चलते हैं कि नहीं अपन, तो वो पतझड़ वो पहाड़ों से निकलती है नीचे, पतझड़ तो दिखती है ना पतझड़, इधर अपन इधर भी जाते हैं, आप काराब हो गए, तो क्या काराब क्या है, कौन सा है ना, लावा उगरी के ऊपर चढ़ते हैं कि नहीं पहाड़ आते, चूड़ा बो, और उसके आगे भी और फिर क्या है वो बैतुल परासिया, हाँ, वो पहाड़ों से पतझड़ दिखती ना, तो ये पतझड़ के रूप में नीचे से निकलेगी। अब ये पतझड़ यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, ठीक है ना। अब जो जिस भी नाले में वो नदियों में जितनी पतझड़ जाती है तो वो पतझड़ निकलती रहेगी, ठीक है ना। अब ये पतझड़ कब तक चलेगी भाई, कब तक चलेगी, जब तक ये बरसात होगी तब तक ये पतझड़ चलेगी, है ना, और ये बहाव चलता रहेगा। ये बहाव उसी पानी का है जो मतलब पतझड़ जो निकलती नहीं उसी पानी से चलती है ये बहाव। कुओं में भी पानी, तालाबों में भी, तालाब जो बंद तालाब रहते हैं उनमें भी इसी का पतझड़ का पानी आता है, ठीक है ना, पतझड़ का भी पानी आता है, पतझड़ का ही पानी आता है एक बात। और उसके बाद में बरसात तक के तो चली पतझड़ चलेगी ना। अभी पतझड़ कब बंद होगी, जब उसका पानी सूखेगा, काय का, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है या ज़मीन है, इसका पानी कब सूखेगा, जब उसमें सूरज की किरणें, पानी बंद हो जाएगा, सूरज की किरणें पड़ेगी तो 5 फीट सूखेगा, फिर 10 फीट, फिर 30 फीट, 40 फीट, सब पूरा सूख जाएगा। तो जिस समय पूरा सूख गया तो उस समय ये पूरी की पूरी पतझड़ बंद हो जाएगी और उस समय पानी बंद। अब कहाँ की पतझड़ जल्दी बंद होगी और कहाँ की पतझड़ देर तक चलेगी। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ेगा और वो जल्दी जल्दी वो धरती सूखते जाएगी और उसकी ओल जो है वो खत्म हो जाएगी। जहाँ पर घने जंगल है वहाँ पर क्या होगा कि सूरज का प्रकाश या किरणें जमीन पर बहुत कम पड़ेगी और उसमें नमी ज़्यादा दिनों तक के रहेगी, वो पतझड़ ज़्यादा दिनों तक के टिकेगी, ठीक है ना। जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है उसकी पतझड़ बहुत जल्दी चली जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ पर, इधर ध्यान दें आप लोग, जहाँ पर पतझड़ ज़्यादा दिनों तक के चलेगी तो वहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा दिनों तक रहेगा। और ये पतझड़ जहाँ ज़्यादा दिनों तक चलेगी वो कहाँ पर होगा, ऐसा कहाँ होगा, पतझड़ कौन से स्थान पे ज़्यादा दिनों तक चलेगी, पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा होंगे पतझड़ वहाँ ज़्यादा दिनों तक चलेगी। इसलिए क्या है, ये जंगलों को काट के हम लोग जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों, ये जितने मतलब ऐसे नहीं है, ये अभी भी दिख रहा है आपको घने जंगल, बोलते हैं हमारे यहाँ बहुत बहुत है घना जंगल, नहीं बहुत जगह जगह कट गए हैं, है ना। इस वजह से जो है पानी नीचे धरती में ले जा, इसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के पानी को धरती के अंदर संग्रहित करना, जो कि हमको काम आए। कुओं में भी पानी इसलिए समाप्त हो रहा है, कुओं में भी पानी समाप्त इसलिए जल्दी से हो जा रहा है, नदियों में भी पानी समाप्त हो जा रहा है जल्दी से। क्यों हो रहा है कि ये पतझड़ बंद हो जा रही है, क्योंकि घने जंगल हमारे नहीं है। घने जंगल करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान है। अब धीरे धीरे अब जितने हम जंगल काटते जाएंगे तो ये अभी ये जनवरी तक के पानी है, फरवरी तक के पानी है, तो फिर क्या होगा, जंगल काटते जाएंगे, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर में इसकी धारा टूट जाएगी। तो
पानी ही तो सब कुछ है। वन्य प्राणियों के लिए पानी ज़्यादा दिनों तक के मिलना चाहिए, वन्य प्राणी बड़े परेशान होते हैं, मवेशियों के लिए मिलना चाहिए, सिंचाई के लिए मिलना चाहिए, सब कुछ तो इस पर निर्भर है ना। तो पानी कहाँ से आया भाई बताओ? पानी गिरा तो बादल में गिरा, और वो भी पानी यहाँ पर ज़्यादा पेड़ है वहाँ गिरा, और फिर पानी धरती के अंदर जो नीचे गया, जिससे ये नदियाँ जीवित है, नदियाँ बह रही है, कुएँ जीवित है, कुएँ में पानी बह रहा है, ये कहाँ से आया पानी बताओ जल्दी? ये तो कहाँ से आया? ये भूजल कहाँ, किसने भेजा अंदर पानी को? अरे अभी तुमको या तो तुम मतलब जो है सुन भी नहीं रहे हो। पेड़ पौधों ने, मैंने क्या बताया अभी आपको कि पेड़ पौधे की पत्तियों से उसका वेग कम होता है, नीचे गिरता है पानी, टपकता है तो वो काय में जाता है, धरती में जाता है, तो वही पतझड़ बनता है, वही पानी। मतलब ये जो ऊपर का जो पानी आता है, बरसात का पानी आता है, इसको अंदर पहुंचाने वाले कौन है? पेड़ पौधे। तो ये जितनी सारी चीज़ें भी आपको हमने बताई, ये सब पूरा तापमान वगैरह बताया, ये तो सब कुछ पेड़ पौधों से, जंगल से, है ना। तो हमको मतलब जो अभी हम लोग जो है, जैसे ये हमारे सब वन विभाग वाले जंगल क्यों बचाने में लगे? अच्छा, ये हमारा जंगल है क्या? ये वन्य प्राणी हमारे हैं? नहीं है ना। किसके हैं? ये सब गांव वालों के हैं, मतलब सरकार के हैं, गांव वालों के, सबके हैं वन्य प्राणी, सबका जंगल है ये पुराने लोगों ने बचा के रखा है जंगल। तब हमारे सामने तो जंगल पुराने लोगों ने क्यों बचा के रखा? उनको मालूम था कि हमारी औलादें आएंगी, और उनको थोड़ी ये मालूम था कि हमारी औलादें इतनी पहले काट देते हैं ना। तो ये हमारे लिए बचा के रखा है, ठीक है। अब ये हम इस बात को तो यहीं समाप्त करते हैं। एक आपको ये गोरा पेड़ काय का होता है? गोरा पेड़, ये बात भी जान लो आप, ये जो गोरा पेड़ है ना, इसके गोरा कोई भी पेड़ जंगल में नहीं होता, सब काले ही होते हैं इससे, है ना। तो ये गोरा पेड़ काय का है दिख रहा है? ये क्या नाम है इसका बताओ जल्दी? गुरलू। किसने बोला? बहुत देर से मतलब ये ले बेटे, कैच लेके मुंह में करो। हाँ, ये काय का है? गुरलू बोलते हैं इसको, सुनो ध्यान से। गुरलू बोलते हैं, कढ़ाई भी बोलते हैं, इससे गोंद भी निकलता है। क्या निकलता है? बात नहीं करोगे बिल्कुल आप लोग। बच्चे इधर ध्यान देना चाहिए आप लोग, ये जानकारी तो आपको बात भी आप ये गुरलू भी बोलते हैं, गुल्लू भी बोलते हैं, कढ़ाई भी बोलते हैं, है ना। इसका गोंद भी निकलता है। और गोंद काय का निकलता है बताओ? और किसका गोंद निकलता है? धावड़े का गोंद निकलता है, और बबूल का निकलता है, और अचार का भी निकलता है, तमाम है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, और सलाई का भी निकलता है गोंद, है ना। तो हमारे दवाई के काम में कौन सा गोंद आता है? ये कढ़ाई का, ये गुरलू का काम में आता है, और धावड़ा का, और किसका? बबूल का काम आता है ना। तो आजकल क्या हो रहा है मालूम? आजकल जो है इसमें गोंद ज़्यादा निकालने की लालच में, जैसे दूध की लगाते ना, इंजेक्शन लगाते थे तो ज़्यादा मतलब जो गाय देती है, भैंस देती है, लगाते हैं ना इंजेक्शन, लेकिन वो इंजेक्शन खतरनाक होता है, बाद में उसका गलत असर होता है। इसी तरह इसमें भी कट लगाते हैं, काट देते हैं, और उसमें दवाई डाल देते हैं, तो 4-5 गुना उससे ज़्यादा गोंद निकलता है। ये प्रैक्टिस में आ रहा है, इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे पेड़ हैं जो बहुत कम बचे, विलुप्त होने की कगार, ठीक है ना। तो इनको भी बचाना हमारी जवाबदारी है। ऐसे ही धावड़े की झाड़ में भी हो रहा है। धावड़े का गुण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा औषधीय काम में आता है ये। अच्छा, अब ये गोरा पेड़ है, इसलिए क्या है? इसलिए इसको क्या कहते हैं मालूम? जंगल का सबसे गोरा पेड़, इसको क्या कहते हैं? कौवा ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की रानी, जंगल की रानी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपने जीवन में पूरे 12 महीने में 3 बार अपना रंग बदलती है। एक बार पिंक सी दिखती है, वो पिंक, है ना, एक ग्रीन, हरी और वाइट दिखती है ना, और एक बार थोड़ा सा ब्राउनिश सी दिखती है ना। 3 बार अपना रंग बदलती है। इसका जो झाड़ में जो है ना, टाइगर होता है, या टाइगर उसके नाखून जो होते हैं ना, उसको पहने करने के लिए ऐसे घिसता भी है उसमें, उसके पेट, समझ गए आप लोग? इतना इसका इतना महत्व है। अब अपन चलते हैं, और सूख जाने पर जलाने के भी काम आए। तो हमें इस बात की अनुभूति होना चाहिए कि जिस तरह एक माता पिता अपने औलाद को पैदा करता है, उसे कोई दीगर आदमी अगर एक झापड़ मार देना, इतनी कसक होती जिगर में, इतना तकलीफ होती हृदय में कि क्यों मारा उसने, भले हमारे औलाद ने गलती करी वो, तो भी हमें इस तरह मोहब्बत करना है। किनसे मोहब्बत करना है?
इन पेड़ों से, बेजुबान पेड़ों से, बेगुनाह पेड़ों से। लेकिन होता क्या है, हमें आवश्यकता है रुंगना की। जानते हो रुंगना? कौन कौन जानते हो रुंगना? हाथ उठा करो। अबे मैं रोकने मत कर, आंगर मत कर, बक्कुड़ मत कर, डवरा मत कर, है कल वरना बोन बोन गोदी वाला कहीं परदार कहीं हाँ खा लगे तो बक्कुड़ मनता, बक्कुड़ तने पर बा मनता रुंगना अपन दबाते कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम? रुंगना बोलते हैं। वो काय की बनी होती है? लकड़ी की। अब हमें आवश्यकता काय की? रुंगना की। ठीक, वो एल आकार का होता है सर, रुंगना एल आकार का होता है। अब हम गए जंगल में, हमको जरूरत थी मात्र रुंगना की। हमने झाड़ के ऊपर चढ़ना चाहिए, हमको उस आकार के डाल को, तना को देखना चाहिए, सांप को देखना चाहिए, और देखकर मुआयना करके हमें सिर्फ और सिर्फ उसको ही काटना चाहिए ताकि हमारा पेड़ सुरक्षित रहे। लेकिन होता क्या है, किसान जंगल गया, जाकर को बोल दानुल पर्रो यार नहीं पड़ा मरा है उन्हें तरीका तरीता भाई मसी के खावड़। वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता ही नहीं, रात 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 मारा उसने नीचे से, बेजुबान बेगुनाह पेड़ गिरा नीचे। उसको जरूरत थी मात्र रुंगना की, रुंगना काट घर ले गया, पूरा का पूरा पेड़ धराशायी होके नीचे रह गया। वो रोता है, वो रोता है, वो बिलखता है, वो तड़पता है, वो लरसता है, वो चिंता करता है। लेकिन हमें उसके आंसू, उसकी तकलीफ, उसके दुख दर्द दिखाई नहीं देता। हमें इसको तो अनुभव करना है, हमें इसे एहसास करना है, आभास करना है कि नहीं उसमें भी जान है। वो सजीव है कि नहीं है? पेड़ सजीव है कि नहीं? तो सजीव को तकलीफ होती नहीं होती? तो हमको इस बात का अनुभूति होना चाहिए, हमको एहसास होना चाहिए कि नहीं इसमें भी जान है। तो आपको घर जाकर बताना है, माँ बाप को बताना है, भाइयों को बताना, जो चोरी करते हैं उनको बताना, भैया हम तुमसे हाथ पांव जोड़ते हैं, जरूरत है बल्ली की। अब पूरे पेड़ को मत काटिए, जड़ से ऊपर जाइए, उसको काट लीजिए तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और पेड़ भी महफूज रहेगा, जंगल सुरक्षित रहेगा। अभी होता क्या है, आज हमको सुनने में आता है सर, आप तो खैर उस विभाग के मास्टर ट्रेनर्स हैं, उन्हें कि शेर मोरघाट में आ गया। अभी कल पदचिन्ह मिले हैं सिवनी में, शेर का पदचिन्ह मिला है। उधर वो सिवनी में तो हर दिन आ रहे, चौराहे तरफ आ रहे, तो सांक में आ रहे, धनोरा में आ रहे, शेर हर दिन उनका दस्तक दे रहे हैं। अच्छा दस्तक दे रहे, क्यों दस्तक दे रहे हैं? हमको उस वजह पे जाना है, आखिर शेर, तेंदुआ, चीता जंगल से बाहर क्यों निकल रहे हैं? हमको उसकी वजह जानना है, उसको हमको अनुभूति करना है, एहसास करना है, ताकि हमें उसकी जानकारी हासिल हो। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जंगलों का अत्यधिक कटाव, जंगलों का अत्यधिक कटाव और उनको खाने के लिए भोजन नहीं। शेरों की संख्या काफी होगी जंगलों में, बल्कि है, तेंदुआ भी है, चीता भी है, लकड़बग्गा भी है, कोलिया भी है, लड़ैया भी है, लोमड़ी भी है, लेकिन उनको क्या नहीं है? खाने के लिए भोजन नहीं है। क्योंकि हम लोग पेड़ काटते गए, जंगल पहले यहाँ था, हमने काटे यहाँ हो गया, और काटे यहाँ गया, और काटे यहाँ गया, और काटे यहाँ गया। अब संख्या उनके बरकरार है, और कहाँ जाएंगे? एक घर में अगर कमरा एक ही रहेगा, बाप भी वहां रह रहा, माँ भी है, भैया भी है, भाभी भी है, नाती भी है, पोता भी है, और एक बारी अगर वो भी वही रहेगा, तो कैसा होगा? खदर बदर होगा, झगड़ा होगा, बाहर जाएगा वो आदमी। शेर को आज खाने के लिए दाना नहीं है, चारा नहीं है, भोजन नहीं है, से कहां निकल रहे हैं उन लोग? बाहर निकल रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, इंसान है, मानव है। अगर हम यदि छेड़ते नहीं, नेचर को मत छेड़िए, कुदरत को मत छेड़िए, प्रकृति को मत छेड़िए। अगर तुम प्रकृति को छेड़ोगे, तुमको प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है, ये तय है। हमारे इन हालातों के भी गुनहगार हम ही हैं, मनुष्य है। आज देखने को मिल रहा है कि जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां की जमीनें खसकने लगी है। क्यों खसक रही? उधर किसी का ध्यान नहीं, खसक रही और डाल रही मिट्टी, खसक रही और काला खड़खड़ा कर रहे, लेकिन हम मजे को नहीं जान रहे, प्रकृति को अपने छेड़े हैं। आज देखिए अनाप शनाप रेत को खनन हो रहा है, कोई बुरा न माने, मुझे आरोप नहीं मेरा, मैं उसको अनुभूति करता हूं।
अनाप शनाप कन्हा नदी से रेत को खनन हो रहा बेसरब। कोई कहीं सेट हो गया, कहीं सेट हो गया, वो कन्हान रो रही है कि मत चलने करो यार मेरे कलेजे को, मुझे रहने दीजिए, थोड़ा बहुत किनारे का ले जा लीजिए, तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। लेकिन सब आंखों में देख रहे हैं, सब देख रहा है, चलता है अपने बात में, क्या जा रहा, कन्हान की तो जा रही। लेकिन जब कुदरत जब देता ना थपेड़ा, कई नदियां अपनी चाल बदल देती है, उनको रास्ता मिल जाता है, फिर कहते हैं ना वह नीली पोंग से ना बाहर से ये रवा सकता ना घेरे मा सकता ना। इसका भी गुनहगार कौन है? हम और आप है। लेकिन समय के रहते अगर चेत जाए इंसान तो वो चेतनावत कहला जाता है। इसलिए बच्चों अभी आज देखिए, पहले सर इतनी चोरियां नहीं होती थी गांव में, इतने बेतरतीब कार्यक्रम नहीं होते थे। आज चोरियां हो रही, कोई मोटरसाइकिल चोर रहा है, कोई पेट्रोल चोर रहा है, कोई साइकिल चोर रहा है, कोई बैटरी निकाल के ले गया ट्रैक्टर से। उसका कारण क्या है? बेरोजगारी बढ़ गई। पहले बेरोजगारी नहीं थी, अब बेरोजगारी बढ़ गई। लड़के लोग ढेर सारे पढ़े लिखे हो गए, उनको अपनी वो खर्चा पानी होना। तो वैसे शहरों का भी है, उनको खाना होना दोस्तों, उनको खाना होना, और उनके पास खाना नहीं। अभी मैं